फाइंड वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। एंड अगर बॉल को आप रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, इसका मास दिया हुआ है, तो इस पे देखो, जब ये बॉल जैसे मान ले यहाँ कहीं पे नीचे पहुंच रही है, तो इस पे जो एयर फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन पे लग रहा है। अगर हम एयर फ्रिक्शन की बात करें, ये इस तरह से एयर फ्रिक्शन इस पे लगेगा, है ना, ऊपर की तरफ। तो mg किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और एयर फ्रिक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। बॉल का डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ बॉल का डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी ये सोचो आप कि यहाँ पे क्या आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो क्या, कि फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, सिंस एयर फ्रिक्शन is doing work on, मतलब mg तो वर्क कर ही रहा है, एयर फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है यहाँ पे, है ना। mg तो वर्क कर रहा है, एयर फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है। सिंस एयर फ्रिक्शन इज आल्सो डूइंग वर्क, एंड एयर फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एयर फ्रिक्शन इज आल्सो डूइंग वर्क, air friction is also doing work, and it is non-conservative force, non-conservative force. Therefore mechanical energy of ball is not conserved, मतलब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज नहीं कर सकते, क्या अप्लाई नहीं कर सकते, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल आप यूज नहीं कर सकते। तो फिर बचा क्या आपके पास में, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो देयरफॉर नाउ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, WET मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, ME मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ME मतलब मैकेनिकल एनर्जी है, और WET मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम है आपका ये। तो अब आप कैलकुलेशन कैसे करोगे बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे आएगा यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से। कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन हम ऐसा लिख दें, दिस इज एयर फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अरे समझ गए कि नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला, हेलो, फार्मूला समझ गए वर्क एनर्जी थ्योरम का। नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू, कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहा है इस पे, mg इस पे वर्क कर रहा है, और एयर फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है। mg पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एयर फ्रिक्शन नेगेटिव कर रहा है, बट हमें एयर फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय mg कितना आएगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो, क्योंकि mg नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो इसके लिए वर्क डन आ गया आपका mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो, और इसको आप ऐसा ही लिखा रहने दो, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ इंटू जीरो स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितनी इसकी जीरो है ना, इंटू जीरो स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, इट इज mg इंटू h, m की वैल्यू भी पुट कर दो, मास इज 2 kg, g इज 10, और डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर यहाँ पे, इट इज 20 मीटर, cos 0 इज 1, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन हाफ ऑफ 2 इंटू ये है 15 स्क्वायर माइनस 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पे कितना बच रहा है, ये आ गया आपका 400 जूल प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन is equals to 225 joule. So what is work done by air friction? It is 225 minus 400 and it is minus 175 joule is the work done by air friction here. तो एयर फ्रिक्शन के लिए जो वर्क डन आया ये कितना आया, -175 जूल आया। कोई बता सकता है कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन क्यों है? mg के अपोजिट डायरेक्शन में ना, नहीं mg के नहीं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे हो रहा है और एयर फ्रिक्शन किधर लग रहा है आपका, ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कैसा आया, नेगेटिव आया। समझ गए? अरे yes, समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है? नो सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मान लो क्वेश्चन में रहता है कि भाई एयर फ्रिक्शन फोर्स, एवरेज एयर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते थे आप, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी से। ले लिया? सर इसमें वेलोसिटी दी है ना? हाँ, इसीलिए तो यूज किए ना अपन ने, वेलोसिटी दी थी। अगर वो वेलोसिटी नहीं दी रहती जहां पे बी पोजीशन पे पहुंचने वाली, तो फिर तो आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते ना। ठीक है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया लेकर? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। 2 मिनट सर। रिपीट करो ना इसको। क्वेश्चन पढ़ पहले, फिर पूछ कहाँ पे नहीं समझ में आया। पूरा लिखा हुआ पहले, है ना। पूरा पढ़ एक बार, फिर से रिपीट करूंगा, फिर जो स्टेप नहीं समझा वो पूछना। नेक्स्ट, अभी अगर मान लो आपको ये एवरेज एयर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है कि भाई इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, ये भी अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी एवरेज वैल्यू भी निकालना आपको एयर फ्रिक्शन की, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? स्क्रीनशॉट हो गया ना? आगे बढ़ू मैं। एवरेज एयर फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? डन सर। यस सर। अब अगर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन की आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो कैसे करोगे? एयर फ्रिक्शन के लिए जो वर्क डन आया ये आपने कैलकुलेट कर दिए। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। इसका सो देयरफॉर यहाँ पे हम आएंगे एवरेज एयर फ्रिक्शन, एवरेज एयर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन विल बी एयर फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 इज इक्वल्स टू -175 जूल। समझ गए बेटा? वर्क डन का फार्मूला लगा दिए ना आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, और आप एवरेज वैल्यू बोल रहे हो, इसलिए आप सीधा सीधा इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है? एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो सीधे सीधे आप इस तरह से कैलकुलेशन देख सकते हो। तो this implies that air friction displacement is 20 meter, cos 180 is -1,
यहाँ पे 180 क्यों लिए समझ गए ना, cos 180। यस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे और एयर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, एंड इट इज -175 जूल। So it is air friction will be minus minus plus हो गया, it is 175 divided by 20 जूल पर मीटर, और जूल पर मीटर वापस से न्यूटन बन जाएगा, तो it is 17.5 by 2 न्यूटन। और इसको डिवाइड कर दोगे, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, तो 8.75 न्यूटन is the average air friction act on this ball। ठीक है, ये इतना एवरेज एयर फ्रिक्शन इस पे लग रहा है। ठीक है, ये टर्म हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किया हुआ था, जो हमारे पास पहले से था, और इसको फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए यूज किया। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट सर, फिर से देखने दो। हाँ देख लो। हेलो सर, हाँ बोल। एक बार बता दो ना सर, मैं क्लास से बाहर हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये था बेटा, अगला पार्ट ये था क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो एयर फ्रिक्शन लग रहा है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी। तो एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन आप वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन पता चल गया आपको, -175 जूल आया, तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। इसी को लगाया आपने और कैलकुलेट किए। ठीक है, समझ गया, समझ गया स्वयं। यस सर, देखने दो थोड़ा। हाँ ठीक है। देख लिया अभी? सर ये 225 कहाँ से है? कहाँ 225 है? ये यस सर। अरे भाई ये पिछले पेज का कैलकुलेशन है, फर्स्ट पेज का, वर्क डन बाय ओके एयर फ्रिक्शन का। ठीक है, ये तो अगला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, यस सर। हाँ इसके पिछले पेज पे का ही कैलकुलेशन। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब हम अगले पेज पे जाते हैं। अगला कैलकुलेशन मिटा दूं अभी? हेलो, मिटा दूं ना? बस सर, एक मिनट, 1 सेकंड सर। हटा दो सर। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ now this is page number 4. Oh sorry, it is page number 3 and क्वेश्चन है यहाँ पे, find speed of box when it is detached from spring if box is released from given position। गिवन पोजीशन से बॉक्स को आप रिलीज कर रहे हो, तो वर्क डन क्या निकालना आपको? स्पीड ऑफ बॉक्स निकालना है, गिवन दैट मास इज 0.2 kg एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1000 न्यूटन पर मीटर। एंड जो क्वेश्चन है वो इस तरह से यहाँ पे
ये एक बॉक्स यहाँ पे आपने अटैच किया हुआ, मतलब चिपका नहीं है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया यहाँ पे, एंड द सरफेस इज स्मूथ, ठीक है। और ये यहां से इतना, ये स्प्रिंग में कंप्रेशन है, दिस इज द कंप्रेशन ऑन स्प्रिंग। ये x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इट इज कंप्रेशन ऑन स्प्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया आपने, और अब यहां से बॉक्स को रिलीज कर रहे हो। तो यहाँ पे बेटा बॉक्स की जो स्पीड है, या बॉल आप ले सकते हो, ठीक है। ये एक बॉक्स है जो स्प्रिंग के साथ अभी यहाँ पे अटैच है, और यहाँ से जब आप बॉक्स को रिलीज करोगे, ये बॉक्स है, चिपका हुआ नहीं है यहाँ पे। अगर ये मान लो यहाँ पे स्प्रिंग के साथ चिपका देते, अटैच कर देते, तो यहाँ से जब आप रिलीज करते तो ये यहाँ तक आता, रुकता नहीं, फिर आगे चला जाता, फिर स्प्रिंग इसको वापस खींच लेती। लेकिन यहां से आप जैसे ही रिलीज करोगे, ये बॉक्स यहां तक आएगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को अटेंड करेगी, और जैसे नेचुरल लेंथ रहेगी, लेकिन बॉक्स तो स्पीड गेन कर लेगा यहाँ तक आते आते, तो इनर्शिया के कारण बॉक्स यहाँ रुकेगा नहीं, आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन स्प्रिंग अब नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड नहीं जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्प्रिंग को क्या मान ले रहे हैं, आइडियल स्प्रिंग मान ले रहे हैं। और आइडियल स्प्रिंग क्या होती है, मास लेस होती है, ठीक है ना। तो मास लेस होने के कारण इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तो जैसे ये नेचुरल लेंथ पे आएगा, बॉक्स डिटैच हो जाएगा। तो जब ये बॉक्स यहाँ आएगा, तो आपको इस बॉक्स की स्पीड बतानी है कि भाई जैसे ये यहाँ पे आ रहा है बॉक्स, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? यस सर। है ना? तो अब इस पे देखो कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो दिस इज mg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल हो गया आपका ऊपर की तरफ, और स्प्रिंग फोर्स कैसा लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस साइड पे। और बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी अगर आप देखोगे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स, एंड इनिशियल स्पीड यहाँ पे बॉक्स की 0 है, और ये इसकी फाइनल स्पीड है। तो ये है इनिशियल पोजीशन और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। अब इसमें ये देखो कि कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। क्या नॉर्मल वर्क कर रहा है यहाँ पे, mg वर्क कर रहा है क्या? व्हाट No, इज sir. वर्क डन बाय नॉर्मल, रिएक्शन आएगा नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90, तो नॉर्मल का वर्क डन हो गया 0। व्हाट इज वर्क डन बाय mg, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी mg इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90, अगेन वर्क डन बाय mg इज 0। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन लेने ही नहीं है यहाँ पे। अब व्हाट इज वर्क डन बाय fs, fs मतलब स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है प्लस हाफ ऑफ kx स्क्वायर, एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से बॉक्स को यहां तक जब ये लेके आ रहा है स्प्रिंग, तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही है। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह के फार्मूले नहीं लिखा स्प्रिंग फोर्स के लिए। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स होने के कारण इसका जो वर्क डन है ये इंटीग्रेशन से कैलकुलेट होगा fs dx, लिमिट 0 से x तक, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है kx इंटू dx, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे लेके जा रहा है। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो सर फिर से समझा दो। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और कितना है, प्लस हाफ ऑफ kx स्क्वायर। तो नॉर्मल का वर्क डन हो गया 0, mg का वर्क डन हो गया 0,
लेकिन स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। किसके इक्वल आएगा? प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, अरे समझ गए या नहीं? हेलो सर एक बार कैलकुलेशन बता दो सर, कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। भाई सुन, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन का कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ हमने, पूरा एक लेक्चर उसी पे किया हुआ, तो मैं अब उसको नहीं बताऊंगा दोबारा। वहां पे देखो, कॉपी रखी साथ में तेरे पास में, कॉपी। स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, सीधा सीधा कैलकुलेशन देख, अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है ये, है ना? यस सर। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है पॉजिटिव वर्क? क्योंकि स्प्रिंग को वो वापस कहाँ पे लेके जा रहा है? वो बॉक्स को कहाँ पे लेके जा रहा है? नेचुरल लेंथ पे, नॉर्मल। हाँ एफ पे लेके जा रहा है, इसलिए प्लस वर्क डन है। अगर मान लो एफ से आई तक लेकर आते अपन बॉक्स को, तो फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता? नेगेटिव। हाँ, माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर बन जाता फिर। ठीक है, समझ गए अभी? अरे समझ गए कि नहीं? तो अब यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? यस सर। कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक स्टेटमेंट, सिंस only spring force is doing work, spring force is doing work on box, therefore mechanical energy of box is conserved. मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉक्स कैसा आएगा? यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? डन सर। देखो आप लोग ना, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका एक कॉपी में बना लो पेज पे ऐसा, और उसको सामने रखा करो हमेशा कैलकुलेशन करते टाइम। जो भी चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, जैसे यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट आ गई हैं, उन कॉन्सेप्ट को, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बार बार भूल जाते हो तुम लोग, उनको एक पेज पे लिख लो और उसको हमेशा साथ में रखो पढ़ते टाइम। तो उससे जहां पर भी कैलकुलेशन आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, बार बार आपको कॉपी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे शॉर्ट नोट बनाते हैं ना अपन, वैसा बनाते चलो डेली। तो जैसे इस चैप्टर में मेनली कहाँ पे तकलीफ होती है? mg के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखते हैं। मेनली यही दो ही काम क्या आ रहा है हमारे लिए। तो नॉर्मल के लिए तो वैसे भी 0 ही मिलते जा रहा हमेशा अपने को। ठीक है, तो ये एक कॉपी में साथ में लेके बैठा करो आप लोग, साथ में लिख लो, तो आप कैलकुलेशन करते टाइम नहीं उलझोगे। नहीं तो फिर अपने को बार बार सर ये नहीं समझा, ये कैलकुलेशन नहीं समझा, ये नहीं समझा, तो फिर मैं कितना भी रिपीट कर दूं आप फिर नहीं समझोगे फिर उस पे। ठीक है, तो ये साथ में रखो भाई, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पे, है ना? ये क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ू मैं, अगले पेज पे आऊं, अगले पेज पे पहुंचो। हेलो, अरे समझ गए? ओके सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट? अब पेज नंबर 4 पे जाते हैं हम। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से। कंजर्वेशन ऑफ, हमने तो लिख दिया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल कैसे लिखोगे? इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन कैसे बनेगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही लिखोगे ना? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME, है ना? अरे समझ गए? व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स, है या नहीं? हेलो, 0। हाँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड इसकी 0 है।
तो यहाँ पे चाहो तो ऐसा लिख दो, हाफ ऑफ m इंटू 0 स्क्वायर, व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है या नहीं? क्योंकि कंप्रेस की हो, नेचुरल लेंथ यहाँ तक है इसकी, यहाँ से इतना कंप्रेशन किए हो, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, बरोबर है? हेलो? यस सर। और फिर इसके बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे आएगा, ये नेचुरल लेंथ यहाँ पे, दिस इज नेचुरल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब ना तो कंप्रेस है और ना ही एक्सपांड है। तो नेचुरल पोजीशन पे पहुंचकर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखते हो आप? 0 लिखते हो। तो अब कैलकुलेशन कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास बचा सिर्फ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बता सकते हो? कौन सी एनर्जी किस में जा रही है? यहाँ पे कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल काइनेटिक में। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, या स्प्रिंग अपनी पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे देते जा रहा है, बदल रहा है। समझ गए ना? स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर थी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे, वो एनर्जी धीरे धीरे जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा बॉक्स, तो इसमें कन्वर्ट होते जा रही, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रही। तो अब यहाँ पे ये तो इक्वेशन बना ही दिया मैंने, आपका हाफ से हाफ भी कैलकुलेशन में कट गया। एक और मिस्टेक करते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो इट इज 1000, x की वैल्यू 10/100 का स्क्वायर लेना। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हमका क्या पूछा है सर? ये सेंटीमीटर में और ये एसआई सिस्टम पे इक्वल टू मास इज 0.2 इंटू वी स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं, आप खुद से सॉल्व करो इसके बाद में, ठीक है? मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन और जो इक्वेशन लास्ट का स्टेप को आपको खुद से सॉल्व करना है। तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे जल्दी से। सर वो कम का क्या मतलब है? क्या बेटा? सर वो कम। हाँ, कम का क्या मतलब बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? कंजर्वेटिव। कंप्रेशन सर। कंप्रेशन। कंप्रेसर कहाँ से हो गया रे? कम का मतलब रे भाई, कंजर्वेशन। फाइल खत्म हो गई और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। WET का मतलब क्या होता है, किस लिए लिखते हैं अपन? नो सर, यहाँ पे Weight energy COM से वो लगा मुझे। अच्छा, COME डॉट लगाए ना बेटा, तो हमेशा अब ये शॉर्ट फॉर्म पे लिखूंगा मैं, उतना बड़ा नहीं लिखूंगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड में देख, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? ओके, अभी सॉल्व हो जाएगा आगे कि नहीं? इसके आगे नहीं बताऊंगा मैं, खुद से सॉल्व करो कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है? यस सर। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे एक साथ में, तो ये ग्राफ कैसे मिलेगा हमको, ठीक है? तो ग्राफ प्लॉट करके बताता हूं मैं यहाँ पे। स्क्रीनशॉट हो गया इसका लेकर? स्क्रीनशॉट हो गया? ले लो, जल्दी से ले लो जी। पैराबोला का ग्राफ कैसा मिलता है? अब देख यहाँ पे, अगर मान ले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसका ग्राफ कैसे आता है? याद है ना? ऐसा बनता है, याद है कि नहीं? याद है सर। हाँ, तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया, कैपिटल मान ले सी एक्स स्क्वायर लिख दूं मैं, ये नया कांस्टेंट बना दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, y की जगह पे u आ गया, और ये एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, है ना? समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो इनके ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, मतलब पैराबोलिक बनेंगे, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे ग्राफ बता दूं इसका, ग्राफिकल जो पोर्शन है ये इस तरह से आएगा। इधर पे आपने एक्स एक्सिस ले लिया,
दिस इज x इक्वल्स टू 0 एंड इट इज x इक्वल्स टू -10 और यहाँ पे x इक्वल्स टू सपोज +10 है, तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये किसके लिए बन गया बेटा, यहाँ पे आपने y एक्सिस पे ले लिया एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है कि नहीं? अरे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आएगा और ये सीधा सीधा चला जाएगा आगे तक। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है पूरी ओवरऑल कांस्टेंट है, इसलिए ये सीधा सीधा ऐसा मिलेगा आपको। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है और यहाँ पे आके 0 हो गई, तो ये पैराबोलिक है, लेकिन ये इस तरह से पैराबोला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का। समझ गए? अरे समझ गए? ये किसके लिए हो गया यहाँ पे, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ये इस जो बॉक्स है वो स्प्रिंग में अटैच नहीं है, अगर ये बॉक्स स्प्रिंग में अटैच होता ना तो आप पोटेंशियल एनर्जी को कहां तक और बना सकते थे। अगर स्प्रिंग में अटैच होता तो ये पोटेंशियल एनर्जी को और कहां तक ले जाके बना सकते थे आप, कौन सी पोजीशन तक, यहां से और ऐसा बना देते ना, हाँ या ना, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बना दिया। तो अगर ये इसमें चिपका होता तो ये यहाँ पे 0 फिर यहाँ कहीं पे +10 होता, इसके बीच में ऑसिलेट होता, लेकिन ये ऑसिलेट नहीं होगा, यहाँ पर के बाद ये बॉक्स डिटैच हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगी, इसके बियॉन्ड आप नहीं बनाओगे। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम हो गई, पैराबोलिक ग्राफ ही आएगा इसका भी, बट काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है ये ऐसा बनेगा इन्वर्ट होके। सो दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया, और इसके बाद क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है तो इसके बियॉन्ड जाने पे काइनेटिक एनर्जी आपकी कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी अब पूरा मैकेनिकल एनर्जी के बराबर बनी रहेगी, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इन दोनों एनर्जी का सम हमेशा मैकेनिकल एनर्जी के बराबर बना रहेगा। लेकिन अगर मान लो ये जो बॉक्स है स्प्रिंग से अटैच होता तो यहाँ पे ऑसिलेशन बनते, किसके बीच में ऑसिलेशन बनते, -10 से +10 के बीच में ऑसिलेशन बनते। तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ये सीधा यहाँ से ऐसा नहीं होता, ये यहाँ से डाउन होके नीचे की तरफ आ जाता x इक्वल्स टू +10 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से +10 तक बॉक्स पहुंचता, स्पीड 0 होती और फिर वापस स्प्रिंग इसको खींच लेती, अगर स्प्रिंग के साथ में बॉक्स यहाँ पे चिपका होता तो। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग के साथ में ये बॉक्स चिपका हुआ नहीं है, तो 0 पे आने के बाद में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड बनाया हुआ है। डॉटेड मतलब ये वाला पोर्शन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के बाद नहीं बन आएगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ के बाद सीधी हो जाएगी, ऐसी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? सो गए क्या? नो सर। Sir, no. नो सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर? हाँ, आगे बढ़ते अपन, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया ये? आगे बढ़ूं मैं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये है, फिर बेटा दो इसको, नहीं सर, जल्दी ले स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से ले। हो गया सर। Now this is page number 6. Question है, find speed of box at A, speed of box at B if it is released
फ्रॉम रेस्ट एट ए से आप रेस्ट से आप इस बॉक्स को रिलीज कर रहे हो, ये सरफेस आपने एक ऐसा लिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज द स्मूथ सरफेस पूरा ओवरऑल, और ये बॉक्स को आपने यहां से रिलीज किया है ऐसा। सो दिस पोजीशन इज ए एंड दिस पोजीशन इज बी। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो जब ये बॉक्स यहाँ से आप रिलीज करोगे तो फिसल के यहाँ पे आएगा, जैसे जो पार्क में घसर पट्टी होती है ना, स्लोप होती है पार्क में। सर Yes, तो ये sir. बिल्कुल वैसे ही हो गया अभी, है ना, जो पार्क में स्लोप होती है। तो जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है तब इसकी स्पीड कितनी होगी ये आपको बताना है। ये स्पीड यहाँ पे अननोन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ गए? इतना क्वेश्चन समझ गए? तो चलो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पर भी देखो कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये जो हाइट है, दिस हाइट इज इक्वल्स टू h इक्वल्स टू सपोज 20 मीटर। क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए? यस सर। क्यों कर सकते हो बताओ। कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं बॉक्स पे? पोटेंशियल। पोटेंशियल थोड़ी फोर्स होता है भाई, एनर्जी वगैरह। ग्रेविटेशनल एनर्जी। देख यहाँ पे सर mg, आप देखोगे 1 मिनट, mg फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, स्मूथ सरफेस ले लिए ना। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो फिर तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप यूज कर ही नहीं सकते। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ध्यान रखो, अगर फ्रिक्शन है तो नहीं कर सकते, मॉडिफाइड फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ नॉर्मल है एमजी, नॉर्मल और mg। लेकिन जब ये बॉक्स यहाँ पहुंचेगा तो नॉर्मल की वैल्यू बदल जाएगी, mg की वैल्यू नहीं बदलेगी, नॉर्मल की वैल्यू बदलेगी। mg यहाँ पे कांस्टेंट लग रहा है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि कर्व में मोशन हो रहा है तो आपका जो कैलकुलेशन है उसको इंटीग्रेशन के साथ में करना पड़ता है। तो ये ds हो गया। तो ds वेक्टर जो भी है यहाँ पे वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर लग रहा है? नॉर्मल के परपेंडिकुलर लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सिंस नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर over the complete path, to the whole path, normal is perpendicular to ds vector आगे आगे। हेलो हेलो 1 2 सर 3 माइक म्यूट है। टेस्टिंग चेक हेलो चेक चेक। सर। हाँ, नॉर्मल के लिए वर्क डन कितना मिलेगा आपको? हमेशा 0 मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ds वेक्टर। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ds के हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही ना बेटा अभी बराबर? क्लियर है सर। सर अभी हाँ, नॉर्मल के लिए जो वर्क डन है ये हमेशा कैसा मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। आ रही आवाज? क्लियर आ रही है? क्लियर है यस सर, क्लियर है। ओके। सो वन थिंग ये ध्यान रखो, जब भी कोई फोर्स अगर इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर बना रहता है तो फिर हम तो सोचते ही नहीं है, उसके लिए वर्क डन 0 है। लेकिन एक यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको याद रखो। इफ एनी फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, अगर कोई फोर्स हमेशा किसके परपेंडिकुलर रहता है, ये सिंबल परपेंडिकुलर के लिए, अगर कोई फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर बना रहता है ds वेक्टर के, then work done by that force is always 0. Work done by that force is always 0.
तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। हाँ, कि अगर कोई फोर्स हमेशा ds वेक्टर के परपेंडिकुलर बना रहता है तो उस फोर्स के लिए हमेशा वर्क डन आपको जीरो मिलेगा। और आपने इंटीग्रेट करके क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू बदल रही है कंटिन्यूअसली, और अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो आपको वर्क डन का कैलकुलेशन हमेशा इंटीग्रेशन मेथड से करना होता है। अच्छा, mg तो फिक्स है, mg ds के परपेंडिकुलर थोड़ी दिख रहा है, इसके बाद ds के परपेंडिकुलर आएगा mg, यहां तक नहीं है। हाँ, यहां से यहां तक नहीं है, मतलब बॉक्स पे सिर्फ और सिर्फ mg वर्क कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंस ऑन बॉक्स ओनली mg is doing work, therefore therefore mechanical energy of box is conserved. Mechanical energy of box is conserved. Conserved मतलब constant। तो बॉक्स की मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जितनी है उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे होगी बी पोजीशन पे। तो आप यहाँ पे अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ओके सर। तो अब मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल कैसे लिखोगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑन बॉक्स। इक्वेशन सीधे सीधे आपकी बन जाएगी। कैसे बनेगी इक्वेशन? अब यहाँ पे सीधे सीधे, दिस इज पेज नंबर 7। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी बेटा? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन कैसे बन जाएगी सीधे सीधे? नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी। सर नहीं समझा। सर आपका माइक ही बंद है। माइक म्यूट। सर फिर से बताओ। हाँ, अभी यहाँ, अरे यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बस, है ना? बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू ए पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उतनी बी पे है। यही तो मतलब होता है ना कंजर्वेशन का, हाँ या ना? कंफ्यूज मत हो। मैकेनिकल एनर्जी मतलब समझता है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, और कंजर्वेशन का मतलब इसका सम हमेशा कैसा बना रहेगा? कांस्टेंट। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी और ए पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू बी पे काइनेटिक एनर्जी एंड बी पे पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। तो अब ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखोगे? हाफ ऑफ m इंटू 0 स्क्वायर। और ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे ए पे? तो जब भी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन देखना पड़ता है। तो आप यहां पर रेफरेंस लाइन ले लो जिसपे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 एज्यूम कर लो, ये वाली लाइन पे। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh, आया ना? अरे समझ गए? सर एंड बी पे काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ ऑफ mvb स्क्वायर, और बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख दिया आपने? 0, क्योंकि रेफरेंस लाइन पे रही हो आप यहाँ पे। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? mgh इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mvb स्क्वायर। देखो यहाँ पे मास तो कैंसिल आउट हो गए, इसलिए अगर मास दिया भी रहता है तो वो मिसलीडिंग डेटा रहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती स्पीड के कैलकुलेशन के लिए। हाँ, अगर पूछते कि यहाँ पहुंच के काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है
तो जरूर पड़ता हमको मास की जरूरत, बट स्पीड के कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये दोनों टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए, दोनों तरफ के मास। तो यहाँ पे बेटा वी भी किसके बराबर बचा, अंडर रूट 2gh बचा, और आप अब वैल्यू पुट कर दो 2 into 10 into 20, so it is 20 meter per second is the speed when this box reach at this point B। समझ गए अभी कैलकुलेशन? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? सर एक मिनट देखने दीजिए। देख लो, और ये बताओ सोचकर कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी? सर पोटेंशियल काइनेटिक में। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और कौन सी इंक्रीज हो रही है ए से बी तक जाने पे? तो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं ना? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो क्योंकि नॉर्मल के लिए वर्क डन तो 0 हो गया, और mg के लिए वर्क डन कितना आएगा? mg के लिए वर्क डन आपको सिर्फ वर्टिकल हाइट देखनी होती है ना, आपको कर्व वाले पाथ से कोई लेना देना नहीं है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। सर मुझे वो सेकंड स्टेप बता दो एक बार। सेकंड स्टेप मतलब कौन सी वाली, के ए प्लस यू ए की उसके नीचे वाली? हाँ सर उसके नीचे वाली। उसके नीचे देख, ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी लिखना बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तो ए पोजीशन पे स्पीड 0 इसलिए मैंने 0 लिख दिया। हाँ सर। समझ गया अभी सुजल? हाँ सर समझ गया। हाँ ओके, और mgh समझ गया ए पोजीशन पे? हाँ सर वो भी आता है, बस वो एक बार पूछना था। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि एक कॉपी में जो एक ऐसी कॉपी बना लो छोटी सी जिसमें आप ये मेन जो टर्म्स आ रहे हैं ना उनको बार बार लिख लो आप लोग, कि जैसे वर्क डन बाय mg कैसे कैलकुलेट करते, तो मैंने जैसा सिखाया बिल्कुल वैसे ही लिख लो और बार बार देखते रहो। तो और है ना, पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या है, जो चैप्टर में 3-4 चीजें ही आती, ज्यादा नहीं आती, बाकी फिर पूरा चैप्टर उसी पे चलते रहता आपका। तो वो कॉन्सेप्ट को आप ऐसा रखो कि हर 1-2 घंटे में आप देखते रहो, जब भी आप पढ़ने बैठे वो कॉन्सेप्ट अपन ने पलट के देख लिए पूरा, तो कैलकुलेशन करते टाइम फिर आप उलझोगे नहीं तो फिर यही रहेगा, अरे कैसे हो गया, स्टेप कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये बात मानो आप लोग, और ये कॉपी में शॉर्ट नोट बनाते हुए चलो, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर आपको बाद में भूलोगे, फिर कॉपी से रिवीजन करना भी मुश्किल होता है। और कॉपी कंप्लीट जरूर करो, बहुत सारे बच्चों ने कॉपी कंप्लीट नहीं की है अभी भी। डेली बेसिस पे कॉपी कंप्लीट करते चलो। चलो मेरी पूरी कंप्लीट है सर। ओके कोई बात, जिनका हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना? तो कॉपी चेक करूंगा क्या? नाउ पेज नंबर 8, इस पेज का स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो। कॉपी चेक करूंगा क्या सर ऑफलाइन में? हाँ कॉपी चेक करूंगा ही ना ऑफलाइन में, ऑफलाइन जैसी चालू होगी बिना कॉपी के एंटर नहीं करूंगा मैं क्लास में, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। एंड देन पेज नंबर 8, पूरा क्वेश्चन मैं ऐसे ही रहने देता हूं, बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन पे, सब कुछ ऐसे ही है, बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और कर दिया मैंने। ठीक है, छोटा सा मॉडिफिकेशन ये कर दिया कि यहाँ पर से इसको जो कर्व थी, ये कर्व को और ऐसा बढ़ा दिए हमने और फिर ऐसा ले गए, तो यहाँ से ये जो कर्व जा रही है, ये जो हाइट है दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ये बी पोजीशन पे, ये ए पोजीशन पे 20 है, और जब ये बॉक्स यहाँ पर पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से रिलीज किए, ये फिसल के यहाँ से जाके फिर यहाँ पे पहुंचेगा, तो अब आपको स्पीड बतानी, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? ये समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर भी हम सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं ना, वो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि नहीं? अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सीधे कर सकते हो ना, पूरा स्मूथ सरफेस है, सिर्फ mg वर्क कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे पहुंचने पे इसकी स्पीड v भी है,
तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट डी। तो बताओ भाई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, ए पे डायरेक्ट लिख दिया चलेगा? हेलो, यस सर। ए पे पोटेंशियल एनर्जी mgha, यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस लाइन यहाँ पे लिया आपने, ये रेफरेंस लाइन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgha, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m vb स्क्वायर प्लस बी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी एंड इट इज mghb। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? m कैंसिल हो गए, क्वेश्चन में m की जरूरत ही नहीं थी हमको वैसे भी। और सॉल्व करने पे अब यहाँ पे gha माइनस GHB इज इक्वल टू VB स्क्वायर बाई 2। कर लोगे सॉल्व अब कि नहीं? तो G को बाहर निकाल दो, HA माइनस HB और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे बचेगा VB स्क्वायर। तो ओवरऑल हो गया √2G HA माइनस HB इक्वल्स टू VB। और सिर्फ अब आप वैल्यू पुट कर दो, 2 into 10 into 20 minus 10 that is equals to VB। तो कितना बचेगा? 10√2 बचेगा ना? समझ गया? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। आज यहीं तक पढ़ेंगे अपन।